पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले 2047 तक विकसित भारत, विकसित राज्य पीएम मोदी का सपना, विकसित भारत का विजन आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। सीएम सैनी बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में सेना ने आतंकियों को कड़ा जवाब दिया। सीएम बोले पीएम और सेना को सभी ने एकजुटता से बधाई दी। पीएम ने मेक इन इंडिया पर जोर दिया। तिरंगा यात्रा को लेकर जेल मंत्री अरविंद शर्मा का बयान, कहा तिरंगा यात्रा पार्टी का प्रोग्राम नहीं पूरे देश का है। यात्रा का उद्देश्य सेना के शौर्य और बलिदान को सम्मान देना। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मंत्री आरती राव का बयान, कहा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट, सभी को सजग रहने की जरूरत। यमुनानगर में कहीं राहत तो कहीं आफत लेकर आई बारिश, मानसून से पहले खुली नगर निगम के दावों की पोल, नालों की सफाई न होने के चलते घरों में घुसा पानी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा का रोड मैप रखा। इसके साथ ही विजन डॉक्यूमेंट 2047 पेश करते हुए ये कहा कि कैसे हरियाणा की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम सैनी ने ये कहा कि वर्ष 2047 तक प्रदेश में 50 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का विजन आत्मनिर्भर, समृद्ध, सशक्त, सक्षम, समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत भारत के निर्माण का है। इस विजन को साकार करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आज नीति आयोग की 10वीं जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन होता है। उसका मुख्य उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत और विकसित राज्य है। 2047 का जो भारत का रोड मैप रखा है, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने विचार रखे हैं और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए, जिसकी बुनियाद प्रदेशों द्वारा बनाई गई नीतियों पर ही संभव है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने जो घटना को अंजाम दिया, जो पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना ने आतंकियों को कड़ा जवाब दिया, सभी मुख्यमंत्रियों ने उसकी प्रशंसा की है। पीएम मोदी को इसके लिए बधाई दी और सेना को भी सभी ने एकजुटता से बधाई दी है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता को भी समझाया। पीएम ने मेक इन इंडिया पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने। पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने जो घटनाक्रम का अंजाम दिया, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने उसका कड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तान को एक कड़ा जवाब दिया है, उसकी पूरी प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई दी है और सेना को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सभी ने एकजुटता से बधाई दी है। प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से आत्मनिर्भरता को समझाते हुए कुछ उदाहरण भी पेश किए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उन्होंने मेक इन इंडिया पर जोर दिया है। स्वदेशी वस्तुएं खरीदने व बेचने पर भी प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया है। हमने भी अपने विचार रखते हुए
प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया है कि हम आपकी नीतियों के वाहक के रूप में ईमानदारी से कार्य करते हुए विकसित भारत के आपके सपने को साकार करने में हरियाणा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, मजबूती से उसमें आगे लग करके काम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इंटर्नशिप, मेंटरशिप और सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड तेजी से कार्य कर रहा है और इसके अलावा राज्य सरकार ने निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपए का एक फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। ये स्टार्टअप में निवेश करके हरियाणा को नवाचार और उद्यमिता के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने इंटीग्रेटेड स्किल हब विकसित करने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने मिशन हरियाणा 2047 नामक एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की शुरुआत भी की है। जरा देखिए क्या कुछ कहा। हमने हरियाणा के अंदर युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इंटर्नशिप, मेंटरशिप और सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड तेजी से कार्य कर रहा है। इसके अलावा हमने निजी निवेशकों का 2000 करोड़ रुपए का एक फंड ऑफ फंड्स बनाने का आह्वान भी किया है, उसके ऊपर भी हम गति से काम कर रहे हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और नीति आयोग को गत वर्ष मिशन हरियाणा 2047 नामक एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की भी शुरुआत हमने की है। इसने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने व 50 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए काम शुरू भी कर दिया है। जेल मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि तिरंगा यात्रा देश का प्रोग्राम है। हमारी सेना ने जो एक्शन लिया, तिरंगा यात्रा पार्टी का प्रोग्राम नहीं बल्कि पूरे देश का है। आगे कहा कि देश ने ऑपरेशन सिंदूर को देखा, कैसे सेना ने आतंकी और आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। ये तिरंगा यात्रा भाजपा की नहीं है, ये यात्रा पूरे देश के लोगों की है। तिरंगा यात्रा किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, तिरंगा यात्रा लोगों का प्रोग्राम है, देश का प्रोग्राम है। लोग बाग आप देखेंगे, जिसको भी ये पता लग जाता है तिरंगा यात्रा, आज अगर सफीदों में तिरंगा यात्रा है, आज गोहाना में, आज रोहतक में, आज जींद में, आज सोनीपत में, तो हर नागरिक इस कोशिश में लगा रहता है कि मैं तिरंगा लेकर के बाहर निकलूं, मैं भी शामिल हूं। तो साहब का नाम आपके प्रयासों से मिला था, निश्चित तौर पर कोई एडमिट करता है इस बात, लेकिन भाजपा सरकार में उनके बैन हो गया, वो छीन लिए गए, कुछ ऐसा हुआ, उसको आप वापस क्यों नहीं दिला पा रहे? दो ली वाली जो जमीन है, वो बहुत सारे साथियों को जो उसके हकदार थे, तो उनका मालिकाना हक मिला, लेकिन कुछ इसमें प्रशासनिक तरीके से कुछ एक में इसमें अटकाव है। वो मुख्यमंत्री जी से बात की है, उसको वे समाधान होंगे। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली जो रिजर्वेशन थी, जो हमारे नौजवानों को जो उसका लाभ मिलना चाहिए था, उस पर भी चर्चा हुई है, उसका भी उस दिन आपको कुछ न कुछ सुनने को मिलेगा। तिरंगा यात्रा कोई बीजेपी की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा नहीं है, ये राष्ट्र की, देश की तिरंगा यात्रा, देशभक्तों की तिरंगा यात्रा है। लोग अपने आप खुद को पार्टी नहीं कर रही है, तो आप देखें को पार्टी का को थोड़ी, पार्टी के लोग हम शामिल हो रहे हैं और लोगों के साथ शामिल हो रहे हैं। पूरा देश तिरंगा यात्रा कर रहा है, ना कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष का देखने का नजरिया कुछ और है, लेकिन पूरा देश तिरंगा यात्रा क्यों कर रहा है कि पूरे देश ने देखा है कि हमारे सैनिकों ने किस तरह से आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया है। हमारे पूरे देश ने देखा, उनके सम्मान में। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने ये कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली से सटा होने के चलते सभी को सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने हरियाणा में ऑक्सीजन और मेडिसिन के पुख्ता प्रबंध होने की बात भी कही। पंजाब के द्वारा हरियाणा का पानी रोके जाने के सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पानी के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
व्यवस्था ठीक है, अभी तक कम ही केसेस हुए हैं और माइल्ड केसेस हुए हैं, कोई बड़ी डरने की बात नहीं है। दिल्ली में ज़्यादा हैं, हरियाणा क्योंकि बिल्कुल दिल्ली से मेल खाता हुआ है तो शायद फैल सकता है, तो हम बिल्कुल सतर्क हैं। ऑक्सीजन, मेडिसिन सब कुछ हमारी तैयार है और सभी डिस्ट्रिक्ट को सतर्क कर दिया गया है। देखो कि अगर ऐसे केसेस आने लग जाते हैं और बढ़ने लग जाते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, हम तैयार हैं। आप प्लीज़, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कुछ केसेस बढ़े हैं, हाँ जी, हर साल होता है ऐसा, इस साल भी हुआ है और हम कोशिश करेंगे इनको इतने तक ही सीमित रखने की। मैम हरियाणा के अंदर लॉकडाउन का बैच सता रहा है मैम लोगों को। नहीं, अभी ऐसा डराने की ज़रूरत नहीं है लोगों को, बस लोगों को एक सतर्क होने की आवश्यकता है। बाहर जाएं तो अपने हाथ हमेशा साफ रखें और अगर मास्क पहन सकते हैं तो मास्क। जेल मंत्री अरविंदर शर्मा ने पंजाब हरियाणा के विवाद बीबीएमबी पानी को लेकर ये कहा कि हमने कहा था हम पानी को लेकर रहेंगे और किसी की भी विरासत पानी नहीं है, पानी पर सबका हक है। हमने ये कहा था कि कोई भी हरियाणा के पानी की एक बूंद भी नहीं रोक सकता। कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा के साथ हाथापाई की वीडियो को लेकर कहा कि सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की नाराजगी है तो वो बंद कमरे में बैठकर अपनी बातचीत कर सकते हैं। देखो ये इस तरह के, देखो सारे इस बात को महसूस करते, इस तरह की बातें ऐसे सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को किसी से नाराजगी है तो बंद कमरे में बैठ कर अपनी बातचीत कर सकते। तो पानी तो हमने कहा कि बूंद पानी आएगा, पानी फिट है, पानी चलता भी करता है सब। जेल में से पानी किसी की भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये किसी की पूंजी नहीं है, किसी की विरासत नहीं है, ये सबका हक है। पानी के ऊपर पूरे देश का हक है। हरियाणा की मैंने कहा था एक एक बूंद पानी हरियाणा को मिलेगा, कोई हरियाणा का पानी रोक नहीं सकता। यमुनानगर में मौसम ने करवट ली है और इसके चलते लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, तो वहीं देर रात से हो रही रुक रुक कर बरसात के चलते उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी सामने आई है जो निचले इलाकों में रहते हैं। हालांकि मानसून अभी आना बाकी है, लेकिन इससे पहले ही नगर निगम के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बारिश के चलते लोगों के घरों में, गलियों में 3-3 फीट पानी इकट्ठा हो गया। जी हां, नालों की सफाई ना होने के चलते पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। हालांकि सुबह काम पर निकले लोगों के लिए गलियों में खड़ा पानी मुसीबत बना। नगर निगम यमुनानगर जो बार बार बड़े बड़े दावे तो करता है कि उन दावों की पोल खुलती हुई बरसात से पहले ही नजर आ रही है। सर मैं आज अपने घर से निकला हूँ और डीएवी हमारा जो फिजियोथेरेपी सेंटर है, वहाँ स्विमिंग पूल है डीएवी का, मैं वहाँ स्विमिंग करने जाता हूँ। तो मैं आज निकला हूँ, आज मेरे को वहाँ पहुँचना ही महाभारत हो गया। पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ मैं किस तरह पहुँचूँ वहाँ। जिस गली में भी जा रहा हूँ वहीं सीवर चौक है, वहीं गली के अंदर गोड्डे गोड्डे पानी भरा हुआ है। अभी मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी बीच में बंद होगी सर। बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाल के साइड में लाया हूँ। तो मैं तो बड़ा आहत हूँ कि हमने इनको वोटें देके जिताया लोगों ने। कितने घंटे बरसात हुई थी सर? 3 से 4 घंटे की बरसात है, लेकिन ये दावे कर रहे थे कि हमने नाले साफ कर दिया, सारा कुछ साफ कर दिया, लेकिन धरातल के ऊपर काम नहीं हुआ। मुझे लग रहा है सिर्फ कागजों के अंदर काम। नुह जिले में पिछले 1 दशक से अरावली का सीना चोरी, छिपे छलनी करके किया अवैध खनन और इसके लिए बनाए गए पक्के रास्तों के मामले में सरकार बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इस मामले की जांच अब हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो भ्रष्टाचार निरोधक की टीम करेगी। जी हां, 1 दशक के दौरान करीब 22 अरब रुपए के अवैध खनन मामले में तैनात रहे तत्कालीन खनन से जुड़े अधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी की गई है। मेवात में पिछले कुछ समय से हो रहे अवैध खनन और बगैर अनुमति के खनन के लिए बनाए गए रास्तों को लेकर मिली भगत की बू आ रही है। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 5 अधिकारियों को चार्जशीट जारी करने के निर्देश कई दिन पहले दे चुके हैं। अब मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक टीम को सौंप दी गई है, जिसकी पुष्टि जिले के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने की है। जिनका कोई दोष है और जिनका जैसे जो तत्कालीन एसडीएम ने जो सरकार को लिखा हुआ है, सारे विषय उसमें आएंगे। क्योंकि जो रास्ते वाला विषय है उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ये भी देखेगा भी इतना बड़ा रास्ता वहाँ से अगर बना तो बाकी विभागों ने क्या करा। तो एक बार चूँकि उसकी एक बार जांच आ जाएगी, उसके बाद उस पर कुछ सरकार जो निर्देश होगा वो कार्रवाई की जाएगी और सरकार उस पर निर्णय लेगी। नहीं, ऐसा कोई विषय संज्ञान में नहीं है कि डिमार्केशन का इशू है, ऐसा कोई विषय नहीं है। पर्यावरण इम्पोर्टेंट है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल क्लियर आदेश हैं कि भी जो ज्ञानकिन पहाड़ है और जो फॉरेस्ट डीम्ड फॉरेस्ट है उसमें किसी भी तरह की नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी या फॉरेस्ट एक्टिविटी जो अलाउड है उसके बियॉन्ड कोई एक्टिविटी है वो फॉरेस्ट एक्ट के अंदर उसकी जो भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस है उसके बाद ही गतिविधि हो। तो जैसा मैंने कहा कि चूँकि मामला उच्चतम न्यायालय में भी और सरकार ने ऑलरेडी
इस विषय पे गंभीरता दिखाते हुए इस पे आगे जांच एक होगी। तो जो भी ये विषय भी आते हैं जो आप बता रहे हैं, वो विषय भी उसमें लिए जाएंगे और उस पर फिर कार्रवाई होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।